हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को देख लिया था और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि इन आवर कंट्री एग्जीक्यूटिव पावर इज डिवाइडेड लाइक लेजिस्लेटिव पावर, सेंटर्स पावर इज एक्सटेंडेड टू यूनियन लिस्ट मैटर्स, स्टेट्स पावर एक्सटेंड्स टू स्टेट लिस्ट मैटर्स एंड द कॉन्करेंट लिस्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो देखिए, भारत एक फेडरल कंट्री है जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों को अलग अलग पावर्स दी गई है। ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन की गई है ताकि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कानून को लागू करना, पॉलिसीज बनाना और गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना। जैसे लेजिस्लेटिव पावर का काम कानून बनाना होता है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर का काम उन कानून को ग्राउंड लेवल पर अप्लाई करना होता है। हमारे देश में लेजिस्लेटिव पावर को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। भारत में सेंटर की पावर यूनियन लिस्ट के मैटर्स तक एक्सटेंड करती है। मतलब जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में हैं उन पर पार्लियामेंट लॉज बनाता है और उनका एग्जीक्यूशन भी सेंटर के हाथ में होता है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी etc। जबकि स्टेट्स की पावर स्टेट लिस्ट के मैटर्स तक होती है। इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है और उनको एग्जीक्यूट भी करती है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर etc। अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इस पर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इसका एग्जीक्यूशन कौन करता है। तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट करती है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना दे कि सेंटर करेगा। इस लिस्ट में एडुकेशन, क्रिमिनल लॉ और फॉरेस्ट जैसे मैटर्स इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट की गई है ताकि सेंटर और स्टेट दोनों एफिशिएंटली काम कर सके। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट पर डिस्प्यूट होता है तो अल्टीमेटली सेंटर का डिसीजन प्रिवेल करता है। ये सिस्टम इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है और गवर्नेंस को स्मूथ बनाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पे। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे सेंटर और स्टेट्स की ऑब्लिगेशन, यानी कि उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑब्लिगेशन डिफाइन किए हैं जो स्टेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला ऑब्लिगेशन है स्टेट्स मस्ट कॉम्प्लाई विथ पार्लियामेंट्स लॉज, यानी कि स्टेट्स को पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन करना होता है। मतलब जो भी कानून पार्लियामेंट पास करेगी उसको स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर स्टेट्स उन लॉज को इग्नोर या वायलेट करने की कोशिश करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। दूसरा ऑब्लिगेशन है स्टेट्स मस्ट नॉट हिंडर सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि स्टेट्स ऐसे कोई भी कदम नहीं उठा सकती जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को हिंडर करे। मतलब सेंटर को अपनी पावर से इफेक्टिवली यूज करने का पूरा हक होता है और स्टेट्स इसमें रुकावट नहीं डाल सकती। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 365 देयर विल बी प्रेसिडेंट रूल इफ द स्टेट फेल्स टू कॉम्प्लाई, यानी कि अगर कोई स्टेट इन ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करती तो आर्टिकल 365 लागू हो सकता है। आर्टिकल 365 कहता है अगर कोई स्टेट सेंटर द्वारा दिए गए डायरेक्शन को नहीं मानती तो प्रेसिडेंट उस स्टेट की सरकार को मानने से इनकार कर सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये ऑब्लिगेशंस इंश्योर करते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे और गवर्नेंस स्मूथली चले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन
जो है सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स के बारे में। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट देश के विकास और सुरक्षा के लिए कई इंपॉर्टेंट निर्देश राज्य सरकारों को दे सकती है, जिससे देश की प्रगति और सभी नागरिकों का भला हो सके। ये निर्देश अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, रेलवे सुरक्षा, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मातृभाषा में शिक्षा और अनुसूचित जातियों के कल्याण। तो चलिए इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला डायरेक्शन है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि राज्यों को राष्ट्रीय और सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा। ये सड़क, पुल और अन्य इंपॉर्टेंट सुविधाओं का समर्थन करता है जो सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्शन है रेलवे प्रोटेक्शन मेजर्स। तो देखिए दोस्तों, रेल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। इसमें सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और सुरक्षित सफर के लिए नए कदम उठाना शामिल है। हमारा नेक्स्ट डायरेक्शन है एजुकेशन इन मदर टंग फॉर माइनॉरिटी ग्रुप। तो इसका मतलब है केंद्रीय सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। ये उनकी संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के साथ साथ उनकी शिक्षा को और सुगम बनाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के हित में केंद्रीय सरकार ने उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष योजनाएं शुरू की है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, जिससे हमारा देश और मजबूत हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पे। तो अब हम बात करेंगे म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। सबसे पहले डेलीगेट का मतलब समझते हैं। तो डेलीगेट करना मतलब किसी और को अपना अधिकार या जिम्मेदारी देना ताकि वो उस काम को अंजाम दे सके। अब समझते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन में डेलीगेशन का क्या रोल है। तो इसका पहला पॉइंट है सेंटर कैन नॉट डेलीगेट लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंटर अपनी लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट नहीं कर सकता। मतलब लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ सेंटर के पास होता है और ये अधिकार वो किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर को डेलीगेट किया जा सकता है दो तरीकों से। पहला है एग्रीमेंट के माध्यम से, यानी कि जब सेंटर और स्टेट म्यूचुअल कंसेंट से तय कर ले तो सेंटर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को दे सकता है या स्टेट सेंटर को। और दूसरा है पार्लियामेंट के माध्यम से, यानी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को बिना उसकी कॉन्सेंट के भी डेलीगेट कर सकता है। मतलब यहाँ स्टेट की परमिशन लेना जरूरी नहीं होता। तो दोस्तों, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट सिंपल है। कानून बनाना सिर्फ सेंटर का काम है, लेकिन कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स को ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को दिया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन के बारे में। तो देखिए, देश के विकास और एकता के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अच्छा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इम्पोर्टेंट व्यवस्थाएं की गई है। तो चलिए इसे समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है पार्लियामेंट एडजुडिकेट्स इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर दो या ज़्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका फैसला पार्लियामेंट के माध्यम से किया जाता है। ये न केवल देश में न्याय बनाए रखता है, बल्कि एक मजबूत और संवेदनशील फेडरल सिस्टम का भी निर्माण करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल इज फॉर्म्ड फॉर डिस्कशन, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, जिसे हिंदी में अनुराज्य परिषद भी कहा जाता है, आर्टिकल 263 के तहत गठित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। ये काउंसिल अलग अलग मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए एक मंच प्रदान करती है। ये न केवल राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने में मदद करता है, बल्कि राष्ट्रीय विकास और नीति निर्णय में भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट्स अक्रॉस इंडिया,
यानी कि भारत के किसी भी राज्य में किए गए सार्वजनिक कार्य, रिकॉर्ड्स या न्यायिक फैसलों को देश के अन्य राज्यों में भी मान्यता दी जाती है। इसका मतलब यह है कि एक राज्य में दिया गया न्यायिक फैसला या रिकॉर्ड दूसरे राज्यों में भी माना जाएगा। तो कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स का नेक्स्ट पॉइंट है ऑथोरिटी फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन, बट इट इज़ नॉट येट अपॉइंटेड। तो देखिए दोस्तों, भारत एक विशाल और विविध अर्थव्यवस्था है जिसमें इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। इसको और अधिक सुधारने और प्रशासनिक रूप से सुगम बनाने के लिए एक विशेष संस्था बनाने की बात कही गई थी। हालांकि ये संस्था अभी तक नियुक्त नहीं की गई है। जब ये अथॉरिटी तय होगी तब इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स और भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, जो हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसका सबसे पहला पॉइंट है IAS, IPS एंड IFS आर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड बट ट्रेंड बाय द सेंटर। तो देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS, IPS और IFS शामिल होते हैं। ये सर्विसेज ज्वाइंटली कंट्रोल्ड होती है, लेकिन इनका ट्रेनिंग और मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा किया जाता है। IAS की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लवासना मसूरी में होती है, जबकि IPS की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। ये सेवाएं देश की प्रगति और सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये सर्विसेज क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें जानना होगा हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। तो इट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि इसके 3 बड़े एडवांटेज हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटी, यानी कि पूरे देश में एक जैसा गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर होता है। दूसरा है एफिशिएंसी, यानी बेस्ट टैलेंट को सिलेक्ट करके उनको सिस्टमेटिकली ट्रेन किया जाता है। और तीसरा है कोऑर्डिनेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच बेहतर तालमेल बना रहता है। दिस सिस्टम वॉज जस्टिफाइड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर फॉर स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी ऑल इंडिया सर्विसेज को सपोर्ट किया था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये इंश्योर करती है कि हर स्टेट में एफिशिएंट गवर्नेंस हो और देश की यूनिटी बनी रहे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में, जो है पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये सरकारी नौकरियों के चयन और नियुक्तियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका पहला पॉइंट है स्टेट PSC इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर बट सेंटर कैन एडवाइस, यानी कि हर स्टेट में स्टेट PSC होता है जिसे राज्यपाल नियंत्रित करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो केंद्र सरकार उन्हें सलाह भी दे सकती है, जिससे चयन प्रक्रिया और भी सुधर सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है UPSC कैन असिस्ट स्टेट कमीशंस इफ रिक्वेस्टेड, यानी कि अगर किसी राज्य का स्टेट PSC किसी वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हो तो UPSC उसकी मदद कर सकता है, बस स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट कैन रिमूव स्टेट PSC चेयरमैन ऑन मिसबिहेवियर। तो इसका मतलब है अगर स्टेट PSC का चेयरमैन या कोई सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है या अनुचित व्यवहार करता है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, लेकिन यह याद रखें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थे पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया स्वच्छ और न्यायिक तरीके से हो। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम फॉर सेंटर एंड स्टेट, यानी कि भारत में यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम है, मतलब सेंटर और स्टेट के लिए एक ही जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम 3 लेवल्स पर डिवाइडेड है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है और उसके फैसले पूरे भारत पर लागू होते हैं। इसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं जो प्रत्येक राज्य के लिए स्थापित किए गए हैं। हाई कोर्ट्स राज्य स्तर के मामलों को देखते हैं। इस सिस्टम के सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं और उनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट शामिल होते हैं। ये व्यवस्था एक संगठित न्यायिक तंत्र का निर्माण करती है जो भारत में एक समान न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हाईकोर्ट जजेस वर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। यानी कि हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के गवर्नर से सलाह मशवरा करके। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट एज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट ज़रूरत पड़ने पर एक हाई कोर्ट को 2 या ज़्यादा राज्यों के लिए एस्टैब्लिश कर सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट होता है। तो दोस्तों, ये था भारत के इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर। ये सिस्टम देश में एकता और न्याय को बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब देश या राज्य किसी गंभीर संकट से गुजर रहा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए विशेष प्रावधान लागू किए जाते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, यानी कि इसके तहत अगर देश की सुरक्षा या एकता को खतरा होता है तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी मुद्दे पर निर्देश दे सकती है। राज्य सरकारों का पूरा नियंत्रण इस समय केंद्रीय सरकार के हाथ में आ जाता है। ये इमरजेंसी युद्ध, बाहरी आक्रमण या अंदरूनी विद्रोह के कारण लागू हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी स्टेट की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती या वहाँ संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति वहाँ इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इस दौरान राज्यपाल के अधिकारों को राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 360 एंड इट सेज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि अगर किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था बिखरने लगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। इस समय केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक सुधार के लिए निर्देश दे सकती है। इस इमरजेंसी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाना होता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ड्यूरिंग इमरजेंसी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अदर प्रोविजंस के बारे में जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 355 एंड दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड इट एंश्योर गवर्नेंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 355 सेंटर की एक जिम्मेदारी डिफाइन करता है। ये आर्टिकल कहता है स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करना। मतलब अगर किसी भी राज्य में कोई संकट आए तो भारत सरकार उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। ये आर्टिकल यह भी इंश्योर करता है कि हर स्टेट का गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, मतलब कोई भी स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज से भटक ना सके। अब हम बात करते हैं गवर्नर्स रोल के बारे में। तो ही एक्ट्स एज सेंटर्स एजेंट इन द स्टेट, ही सेंड्स पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू द सेंटर एंड होल्ड्स ऑफिस एट द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। तो देखिए दोस्तों, गवर्नर एक स्टेट में सेंटर का प्रतिनिधि होता है। गवर्नर राज्य की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है और सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन रखता है। गवर्नर सेंटर के एजेंट के हिसाब से काम करता है।
यानी कि राज्य की एक्टिविटीज़ पर यह नज़र रखता है और सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। गवर्नर टाइम टू टाइम सेंटर को स्टेट की स्थिति पर रिपोर्ट्स भेजता है और प्रेसिडेंट की प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है। मतलब गवर्नर का टेन्यूर फिक्स नहीं होता, वो कभी भी हटाए जा सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसे हटा सिर्फ प्रेसिडेंट सकता है। मतलब उसकी रिमूवल प्रोसेस थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है ताकि इलेक्शंस फेयर तरीके से हो सके। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा कि द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट भारत की फेडरल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटर स्टेट काउंसिल और ट्रेड एंड कॉमर्स जैसी व्यवस्थाएं इस संबंध को और मजबूती प्रदान करती है। यदि केंद्र और राज्य परस्पर विश्वास और सहयोग के साथ काम करें तो ये व्यवस्था भारत की एकता, विकास और सुशासन को और मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।